हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जी हाँ, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और लेखपाल की तैयारी कराई जाती है यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा। तो इसके द्वारा फॉर्म भरना मत भूलिएगा। और यहाँ पे अब हम लोग कर रहे हैं क्विज। तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 300 प्लस क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपके छूट गए हैं तो पिछले वीडियोज़ को देखना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हम लोग डेली लाइव आते हैं 1 बजे। तो वहाँ पे आप मेरे साथ बैठ के डिस्कस भी कर सकते हैं जो क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पे रहा है ये क्या है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ। अगर आपको इसका आंसर आता है तो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए मेरे साथ बढ़िए, और अगर नहीं आता है तो पूरा सॉल्व कीजिए। तो देखिए जल्दी शुरू करते हैं। पहला पूछा गया है टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। जल्दी से बताइए राइट आंसर इसका क्या हो सकता है। चलिए टाइम आप। तो देखिए अगर पूछा जाए टाइलर पुरस्कार, ठीक है, तो टाइलर पुरस्कार ये आपका पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। कैसे याद किया जाए, इसको याद कर लीजिए कि टाइलर ने पेड़ लगाया। क्या लगाया? टाइलर ने पेड़ लगाया। तो पेड़ से आपको तुरंत याद आ जाएगा कि वो किससे संबंधित है, पुरस्कार आपका पर्यावरण से संबंधित है। अच्छा, और अब वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस वर्ष यानी कि आपका 2020 में ये किसे दिया गया था, तो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा पवन सुखदेव। ठीक है, ये 2019 का है आपका, 2019-20 का। ठीक है, तो पवन सुखदेव एक हैं व्यक्ति। ठीक है, ये एक इनको दिया गया है। दूसरी है यहाँ पर ग्रेशन डेली। ठीक है, तो ग्रेशन और यहाँ पर पवन सुखदेव को दिया गया है आपका पर्यावरण सुरक्षा संबंधित टाइलर पुरस्कार 2019-20। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, पवन ग्रेशन को दिया गया है और टाइलर पुरस्कार किससे संबंधित है, तो पर्यावरण से संबंधित है। टाइलर ने पेड़ लगाया, याद रहेगा। एक चीज और याद रख लीजिएगा, टाइलर पुरस्कार को ही इसको पर्यावरण का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो चाहिए ये सारी इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट, यही क्वेश्चन था सामने, किस वायसराय के काल में पारित हुआ। अब जल्दी से बताइए 10 सेकंड में इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, तो रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय काल में पारित किया गया था। तो वो समय काल था क्या, 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। तो ये रॉलेट एक्ट में हुआ क्या था, सीधी सी एक बात उन्होंने कही थी कि बिना कानून के किसी को भी अरेस्ट कर लो, यानी बिना कानून के भी क्या कर सकते हैं आप, अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है आपका रॉलेट एक्ट। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं दुर्दांत लॉ था, राइट। चलिए, तो और वहीं अगर मान लीजिए अगर पूछ लिया जाए वायसराय में कि प्रथम वायसराय कौन थे, अब आप यहाँ क्या जवाब देंगे, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन को तुरंत पलटता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, देखिए हमारे पास पूरी इससे संबंधित जानकारी हो चुकी है, इसको चाहिएगा तो नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती किस राष्ट्र के रूप में होती है। इजी है, जल्दी से बताइए 10 सेकंड में इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए भारत की जब भी बात की जाएगी तो भारत को विकासशील राष्ट्र के रूप में रखा जाता है, लेकिन ये डिसाइड कैसे किया जाता है, तय कैसे किया जाता है, तो इसके लिए एक आपका मानक है $900, यानी प्रति व्यक्ति आय अगर $900 से कम है तो उसको यहाँ पर पिछड़े आपके राष्ट्रों में रखा जाता है। अब अगर आपकी आय 900 से 12,000 के मध्य है तो आपको विकासशील देशों में रखा जाएगा, और अगर आपकी 12,000 प्रति व्यक्ति आय से ज़्यादा है तो यहाँ पे यहाँ पे रुपए नहीं होगा बल्कि डॉलर होगा। ठीक है, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। तो अगर 12,000 आपके डॉलर से ज़्यादा है तो उसको किस में रखेंगे, विकसित राष्ट्रों में। ठीक है, जैसे विकसित राष्ट्र का एक उदाहरण ले लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कैसे कैसे रखा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है आपसे प्रति व्यक्ति आय के आधार पे भी पूछ ले। तो ये आपके लिए प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तय किया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा अपने आप में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में। जल्दी से सोचिए, होता है इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंट के लिए वो दिल्ली के पास है।
एंड टाइम अप। तो देखिए अगर दिल्ली के पास पूछा जाए तो आलू की आपका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो इसका जवाब हो जाएगा मेरठ में है, ठीक है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए इलाहाबाद में कौन सा है, तो इलाहाबाद में है आपका, तो इसको नोट भी चाहिए कर लीजिएगा, सेंट्रल इनलैंड यानी अंतरिक्ष जो है आपका फिशरीज रिसर्च सेंटर, ठीक है। क्या है आपका, रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये याद हो गया होगा। और वहीं कानपुर में एक बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी लिख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, IIPR है आपका कानपुर में। फिर से दोहरा रहा हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पल्स रिसर्च यानी दालों के अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कानपुर में, और मेरठ में आपका आलू का अनुसंधान। तो इसको ऐसे भी याद रख लो कि मेरठ वाले आलू ज़्यादा खाते हैं और कानपुर वाले दाल ज़्यादा खाते हैं। और वहीं मछली कहाँ की प्रसिद्ध है, इलाहाबाद की। उम्मीद करता हूँ याद हो जाएगा इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है, थोड़ा सा इजी हो सकता है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। और आपका समय होता है समाप्त। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। सर्वोच्च बहादुरी का जो पुरस्कार है वो भी आपका परमवीर चक्र ही है। और वहीं अगर पूछ लिया जाए इकबाल सम्मान, तो इकबाल सम्मान आपका दिया जाता है साहित्य के लिए, ठीक है। तो इकबाल सम्मान किसके लिए हो गया, साहित्य के लिए। और वहीं द्रोणाचार्य पुरस्कार ये दिया जाता है जो शिक्षक होते हैं, कोच होते हैं, उन कोच को, जो कि किसके कोच होंगे, खेल के शिक्षक होंगे या कोच होंगे, उनको दिया जाता है। और वहीं भारत रत्न ये विशेष सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के लोगों को दिया जाता है। और अभी हाल ही में किसको दिया गया है, ये आपके एग्जाम का सवाल है। तो एक दिया गया है प्रणब मुखर्जी को, और वहीं दूसरे व्यक्ति कौन थे वहाँ पर आपके, भूपेन हजारिका, ठीक है। चलिए, और एक व्यक्ति और थे, उसका नाम जरा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संविधान के, भारत के संविधान के किस भाग में संघ और राज्य मतलब सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन होता है ना, उससे संबंध कौन सा यहाँ पे भाग है, ये पूछा गया है। जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हालांकि सारे के सारे क्लोज क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन हैं आपके लिए। चलिए, और आपका समय होता है समाप्त। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाग 11 में है भारत और राज्य के संबंध यानी सेंटर स्टेट रिलेशन इसको कहा जाता है। और वहीं अगर पूछ लिया जाए भाग 10 में क्या है, तो यहाँ पे आप बताएंगे अनुसूचित राज्य। क्या है यहाँ पर, अनुसूचित राज्य, ठीक है, या उसको क्षेत्र भी कह सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित आपका किसमें है, भाग 10 में आता है। और वहीं पे एक और इम्पॉर्टेंट है, ये आपका भाग 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या आता है, इसमें चुनाव से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो किसमें आती हैं, भाग 15 में। फिर से दोहरा देता हूँ, भाग 11 में क्या है, संघ राज्य संबंध, भाग 10 में है अनुसूचित क्षेत्र, और वहीं भाग 15 में क्या है आपका, चुनाव। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2023 एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाना है, जल्दी से सोच कर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एशियाई कप फुटबॉल है, पहले तो कॉमन सेंस से यही सोच लीजिए एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। आपके ऑप्शंस अपने आप कम हो जाएंगे, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, और आपका समय होता है समाप्त। तो यहाँ पे राइट आंसर है बी यानी चाइना। तो अब एक चीज़ हमें पता चल गई कि 2023 के आपके कहाँ पे होने जा रहे थे, चाइना में। और ये एशिया कप किससे संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। और वहीं अगर आप मान लीजिए आपसे पूछा जाए इससे पहले, तो इससे पहले आयोजित हुआ था 2019 में, तो वो कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था कतर UAE में, ठीक है। तो दोनों ही जानकारियाँ इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथ में। निम्नलिखित में कौन सा तारा डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है, जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने वो देखी ना हैरी पॉटर, तो उसका एक करेक्टर भी इसमें है, उसी का नाम है। आप जल्दी से बता दो उसका राइट आंसर क्या होगा।
एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पर अगर पूछा जाए डॉग स्टार, तो वो हैरी पॉटर का करेक्टर याद रख लेना, तो वो क्या नाम था उसका, सीरियस ब्लैक नाम था, ठीक है। तो सीरियस यहाँ पे आपका क्या है, इसको डॉग स्टार कहा जाता है। और इसके अलावा ये पृथ्वी से दिखने वाले सबसे चमकदार तारे में से एक है, ठीक है। तो ये वो आपके तारा है जो सबसे ज़्यादा चमकदार है पृथ्वी से भी, ठीक है। तो यहाँ पे को नोट कर लीजिएगा कि डॉग स्टार किसको कहते हैं, सीरियस को, और ये सबसे चमकदार होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में कौन सा नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? इजी है बहुत, जल्दी से बताइए, 10 सेकंड में इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, और समय होता है आपका समाप्त। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा, केरल। तो हमेशा एक चीज याद रखो, अगर नारियल आता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, केरला। लेकिन अब देखो, केरला तो हो गया आपका प्रथम स्थान पे, ठीक है। तो द्वितीय स्थान पे कौन सा है, द्वितीय स्थान पे है तमिलनाडु, और वहीं तीसरे स्थान पे कौन सा है, कर्नाटक, ठीक है। अब देखो, इसको अगर याद करना हो तो केवल एक चीज याद रख लो, कटक। तो इससे आपको पूरी सीरीज याद हो जाएगी। पहले का से क्या हो गया, केरल, पहले उसके बाद टा से क्या हो गया, तमिलनाडु, और नेक्स्ट का से क्या हो गया, कर्नाटका, ठीक है। अब कटक से आपको याद रहेगा कि नारियल के प्रथम 3 राज्य कौन से हैं, कटक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कौन सा नहीं है, ठीक है। हिंट के लिए इसी में सबसे ज्यादा यहाँ पे डिस्प्यूट चलती है। अब सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, आपका समय होता है समाप्त। तो देखिए यहाँ पर अगर पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्र कुल कितने हैं, तो कुल हैं 193। अब इन 193 में कुछ राज्य नहीं भी तो होंगे, तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन। इसको पैलेस्टाइन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो दोनों में जान लीजिए कि इसको कौन सा राष्ट्र है आपका, पैलेस्टाइन या फिर फलस्तीन। लेकिन सिर्फ अकेला ऐसा राष्ट्र नहीं है, क्योंकि 193 ही तो हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, राइट। तो इसके अलावा एक यहाँ पे आप नोट और कर लीजिएगा कि फिलिस्तीन के अलावा यहाँ पर एक राज्य आपका देश है ताइवान, जो कि चाइना के पास है, ये भी आपका यूएन का सदस्य नहीं है। अगर एक और नाम जानना है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा वेटिकन सिटी। चलिए 3 नाम हो गए। अब इसको नोट जरूर कर लीजिएगा कौन कौन से राष्ट्र सदस्य नहीं है, हो सकता है इन्हीं 3 में से ऑप्शंस में आ जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये लगभग 3 या 4 साल पहले लिखी गई थी। सोच के बताइए कि इसके राइटर कौन हो सकते हैं। चलिए, आपका समय होता है समाप्त। तो लखनऊ बॉय यानी कि वो पक्का लखनऊ के रहने वाले होंगे, तो नायर जी तो बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर इन 3 में से हो सकता था, तो यहाँ पे राइट आंसर है विनोद मेहता। तो विनोद मेहता के द्वारा लिखी गई थी यहाँ पे लखनऊ बॉय। और वहीं अगर मान लो कुलदीप नायर के बारे में पूछा, क्योंकि उनके बारे में पूछा जा चुका है, तो इनके द्वारा जो आपकी किताब लिखी गई है उसका नाम है बियॉन्ड द लाइन्स। ये एक पत्रकार है, उन्होंने बहुत ही अच्छी किताब लिखी थी बियॉन्ड द लाइन्स। तो इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? मेरे ख्याल से ये वही आपका यहाँ पे शासक हो सकता है जो सबसे ज्यादा क्रूर भी हो इनमें से। और आपका समय होता है समाप्त। तो देखिए यहाँ पे अगर पूछा जाए खलीफा का अधिकार मानने से इसने मना किया था, लेकिन खलीफा को मानने से मना नहीं किया था। उसने कहा था खलीफा के पद को तो मानता हूं, लेकिन खलीफा के अंदर काम नहीं करूंगा। तो ऐसा एक ही व्यक्ति था, अलाउद्दीन खिलजी। इनके ऊपर अभी मूवी बनी थी पद्मावत, अब याद आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक चीज और जानिए कि इसको किस लिए जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है मूल्य नियंत्रण के लिए। कई बार एग्जाम में आया, बहुत रिपीटेड यहाँ पे ये पॉइंट है आपके लिए। और इसके अलावा इसने कर भी लगाया था, उसका नाम था चराई कर। जी हाँ, चरने के लिए भी एक कर लगाया था। तो किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो ये आपके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी ने किस लोकसभा के लिए दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? दूसरी बार पूछा गया, पहली बार नहीं, ठीक है। जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
चलिए आपका समय होता है यहाँ पे समाप्त। तो देखिए अगर पूछा जाए दूसरी बार, तो दूसरी बार के चुनाव कब हुए थे? 2019 में हुए थे। तो ये हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे 17वीं लोकसभा। लेकिन अब अगर मान लो पूछ ले कि पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ कब ली थी, तो वो ली थी इन्होंने 2014 में। तो वो कौन सी थी? वो थी 16वीं। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख लो कि मोदी जी 16 साल पे आए थे और 17 तक बने रहे। अब याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शब्द ड्यूस किससे संबंधित है? ड्यूस, अगर आपने ये गेम खेला है तो आपको नियम जरूर पता होगा कि कई बार नंबर बराबर हो जाते हैं आप आमने सामने वालों के। तो वो कौन सा गेम है यहाँ पे? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए शब्द ड्यूस, तो ड्यूस को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ये यहाँ पे स्पेलिंग भी पहचान लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कई बार हिंदी में गलत में लिखा हो। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। टेनिस में क्या होता है कि दोनों के जब नंबर बराबर 40-40 हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं? इसे ड्यूस कहा जाता है, यानी दोनों के नंबर समान हो गए। ठीक है, अब इसी तरीके से हॉकी में एक बड़ा ही अच्छा शब्द है स्कूप, मतलब गेंद को हवा में उछाल के पास किया जाता है, उसको स्कूप कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हैट्रिक शब्द भी आपका किससे संबंधित है? ये ना सिर्फ आपका क्रिकेट से संबंधित है बल्कि हॉकी से भी संबंधित है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम लोगों ने देख लिए। अब करते हैं हिंदी के क्वेश्चंस। पहला सवाल क्या है? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए आराम से और फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कोशिश करके 10 सेकंड बताइएगा। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा बिजली गरज रही है। बिजली नहीं बल्कि बादल गरजते हैं। ठीक है, तो वहीं पे अगर बाकी देखें तो यहाँ पे बिजली चमक रही, ये सही हो गया। रात का भोजन अच्छा था, तो ये भी आपका क्या हुआ? सेंटेंस सही है। और आपके दर्शन पर्याप्त होंगे, ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन क्या था आपका? बिजली गरज रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन संधि का उदाहरण नहीं है? जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे अगर संधि का उदाहरण पूछा जाए तो नरेश भी संधि है, नारिंद्र भी संधि है और देवर्षि भी संधि है। मेरे ख्याल से जिसमें मात्राएं ज्यादा हों वह इसमें तो संधि होगी, राइट। लेकिन यहाँ पे कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा? सम्राट में कोई भी संधि नहीं है उसका उदाहरण। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हिंदी का। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, जल्दी से खुद से सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। तो तरणी का पर्यायवाची शब्द आपके लिए सूर्य या फिर सूरज भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। एक लाठी से हाँगना, तो ये मेरे ख्याल से काफी कॉमन यहाँ पे मुहावरा भी है। जल्दी सोच के बताइए कि यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है। टिक वाले पे मत जाना, खुद से पहले सोचना तब राइट आंसर लगाना। ठीक है, एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो तो अच्छे बुरे का अंतर ना कर पाना ही होगा, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति एक लाठी से हाँकता है तो इसका मतलब उसे अंतर नहीं पता है कि किसको किस लाठी से हाँका जाए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है? एक लाठी से हाँकना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिसका कोई अंत नहीं होता, बहुत ईजी है, जल्दी से बताइए वो एक शब्द क्या है। चलिए और
आपका समय होता है समाप्त। तो जिसका कोई अंत नहीं होता है उसे अनंत कहा जाता है, और जब चीज़ शुरू होती है तो उसे आदि कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज का लेते हैं आखिरी सवाल। तो ये क्या कह रहा है, पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा, क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। चलिए टाइम आप। तो देखिए पर्वतीय शब्द का वाक्यांश पूछा गया यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पर्वत पर रहने वाला। तो यानी उगने वाला, चढ़ने वाला, घूमने वाले को हम लोग यहाँ पे यात्री कहेंगे, राइट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, रहने वाले को ही हम लोग पर्वतीय शब्द उपयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों ने अपने क्वेश्चन को चेक किया होगा। तो नेक्स्ट टाइम पे आएंगे फिर से इसी तरीके से मिक्स क्वेश्चन लेके आएंगे, ताकि आपकी तैयारी बनी रहे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।